जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद राहुल पे। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिले। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो है, सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। यानी किस प्रकार से सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण हुआ है और किस प्रकार से वो आज के नगरों से भिन्न है, यानी आज के नगरों से अलग है या आज के नगरों के समरूप है, उसको हम देखेंगे। इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक संस्कृति को जाना था। वो भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और वो भी एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकें। सबसे पहले तो आपको जैसे पता होगा, पहले हम डिस्कस करते हैं प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना को आप परिचय भी बोल सकते हो। तो सिंधु सभ्यता जो है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यता में से एक थी, जिसका कार्यकाल यानी जिसका समय जो था वो लगभग आज से 2500 से 1750 ईसा पूर्व पुराना था। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आपको कुछ दूसरा डेटा देखने को मिलेगा, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ये भी सही है, हर एक बुक में अलग अलग डेटास हैं, लेकिन जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व ही याद रखिए। ठीक है, ज़्यादातर किताबों में आपको यही देखने को मिलेगा। इसके प्रमुख नगर जो है वो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, सुरकोटदा है। कई सारे सिंधु सभ्यता के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि वेल डेवलप्ड थे। ठीक है, अपने सुव्यवस्थित नगर के लिए प्रसिद्ध थे। यह सभ्यता वैज्ञानिक और सुनियोजित शहरी विकास का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। जिस प्रकार आज हम किसी भी शहर को बसाने से पहले, किसी भी यहाँ तक कि अपने घर को बनाने से पहले एक प्रकार से नियोजन का कार्य करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, गार्डन कहाँ होगा, रूम कहाँ होंगे। ठीक है, यदि हम किसी सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं तो ड्रेनेज सिस्टम कैसे होगा, कहाँ पर हाउसेस रहेंगे, कहाँ पर गार्डन रहेगा, कहाँ पर जो है इसका मेन गेट रहेगा, इन सभी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। तो ऐसा ही प्लानिंग हमें हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग इतने ज़्यादा विकसित थे कि वे लोग जब भी नगरों का निर्माण करते थे एक प्लानिंग के साथ करते थे, जिसे हम ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे ग्रिड पद्धति क्या है। अगला हमारा वही टॉपिक है, ग्रिड पद्धति या ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली जो है सिंधु सभ्यता के नगर जाल के रूप में बसाए गए हैं, यानी सिंधु सभ्यता को जनरली ग्रिड पैटर्न में बसाया गया है। ग्रिड पैटर्न क्या है? देखो, सड़कों को उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में सीधे काटते हुए बनाया गया है। यानी सिंधु सभ्यता में सड़कों को कुछ इस प्रकार बनाया गया कि सभी सड़कें जो है एक दूसरे को काटती थी। चाहे उत्तर से दक्षिण की सड़कें हैं, चाहे पूर्व से पश्चिम की सड़कें हों, सभी सड़कें एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, इससे एक चौकोर आकार बनता था, एक रेक्टेंगल का शेप बनता था पूरे शहर को अगर मिलाया जाता था तो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इन्हीं क्षेत्रों में कहीं पर घर हो जाया करता था एक लाइन से, कहीं पर कुछ सभागार वगैरह होती थी, कहीं पर अन्नागार यानी जो इसको हम गोडाउन कहते हैं वहाँ होता था। पर गोडाउन आपको देखने को मिल जाता था, कहीं पर कुछ अन्य चीज़ें जैसे कि कुछ कब्रिस्तान वगैरह देखने को मिल जाता था। ये सारी चीज़ें आपको एक सुनियोजित ढंग से देखने को मिलती थी। अलग अलग शहरों में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, उससे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था अपने वीडियोज़ में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पूर्णतः जो है नगर निर्माण पर केंद्रित है। इससे पूरे शहर को आयताकार खंडों में विभाजित किया गया है। जैसे ही ये शहर जो है ग्रिड पद्धति से योजनाबद्ध होती है, ये पूरा शहर जो है एक प्रकार से आयताकार खंडों में बढ़ जाता है, यानी रेक्टेंगुलर शेप में बढ़ जाता है, जैसे कि मैंने दिखाया है। ठीक है, ये पूरा जो है एक रेक्टेंगुलर शेप में बसा हुआ है ये शहर। इसी प्रकार पूरे सिंधु सभ्यता के शहरों की शेप हमें इसी प्रकार देखने को मिलती है। ठीक है, यह आधुनिक नगर नियोजन के समान अत्यंत उन्नत व्यवस्था थी। यानी जिस प्रकार आज हम आधुनिक दौर में नगरों का निर्माण एक सुनियोजित ढंग से करते हैं, उसी प्रकार आज से लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व में एक भारत में ही ऐसी ही सभ्यता उपस्थित थी जो कि नगरों का निर्माण एक नियोजित ढंग से करती थी, यानी योजना बनाकर करती थी।
तीसरा है दुर्ग। ठीक है, दुर्ग बनाने के क्या कारण हो सकते हैं? दुर्ग एक प्रकार से बाउंड्री है, चाहे आप बोल सकते हो किला होता है। ठीक है, जो मान लो आप अपने घर के भी चारों ओर बाउंड्रीज लगाते हो। ठीक है, तो बाउंड्री का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम्म, क्या कारण है? ताकि बाहर के व्यक्ति डायरेक्ट आपके घर के कैंपस में प्रवेश ना कर सके। ठीक है, तो यही कारण जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का भी मानना था। ठीक है, वे नगर के चारों ओर दुर्ग का निर्माण कर दिया करते थे, यानी किलों का निर्माण कर दिया करते थे। अब किलों के निर्माण से क्या होता था, चारों तरफ से जो है ये सभ्यता सुरक्षित थी, ये पूरा नगर सुरक्षित हो जाता था। यानी आक्रमण, यदि बाहरी आक्रमण होता है तो ये लोग तब भी सुरक्षित थे। वहाँ से जो आक्रमणकारी है वो सीधा आपके नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि चारों तरफ से दुर्ग बना हुआ था। ठीक है, इस दुर्ग का एक और कारण है, ये यहाँ के लोगों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करता था। जैसा कि आपको पता होगा कि सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल मिले उसमें से ज़्यादातर स्थल जो है किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे उपस्थित है। उसी प्रकार जो आपका कालीबंगा था वो घाघर नदी के किनारे अवस्थित था। तो क्या है कि नदी के किनारे अवस्थित होगा तो बरसात के दौर में बाढ़ आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिस कारण इन्हें दुर्ग बनाना पड़ा। और दुर्ग जो है वो बाहरी आक्रमण और बाढ़ दोनों से सुरक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता था वो दो भागों में बटा था। ठीक है, पूरा एक नगर हुआ करता था, पूरा एक नगर हुआ करता था, उसमें दो भाग हुआ करते थे, दुर्ग के साथ एक उछला भाग और एक नीचा भाग। ठीक है, तो ऊंचे भाग में जो उस वक्त के बड़े लोग हुआ करते थे, जैसे कि वहाँ के राजा, वहाँ के अधिकारी जो हुआ करते थे वो ऊंचे वाले स्थान में रहते थे। क्यों? ताकि वो ज़्यादा सुरक्षित रह सके। लेकिन आम लोग जो थे वो निचले स्थान में रहते थे, यानी जहाँ पर उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी जितना कि ऊपरी स्थान पर था। क्योंकि ऊपरी स्थान में क्या है कि बाढ़ का पानी एक तो नहीं पहुँचेगा, दूसरा कि यदि बाहरी आक्रमण होता है तो सबसे पहले लोग निचले वाले क्षेत्र से होकर गुजरेंगे, सीधा वो ऊपर नहीं आ जाएंगे। और ऐसा होता है तो जो बड़े तबके के लोग हैं उनको बचने का मार्ग मिल सकता है उस दौरान। तो ये एक सामाजिक असमानता देखा गया है सिंधु सभ्यता में, कि जो दुर्ग का जो ऊपरी भाग हुआ करता था वहाँ पर यहाँ शासक वर्ग, प्रशासनिक भवन और विशेष संरचनाएं होती थी। वहीं निचला नगर जो है वो आम जनता का निवास स्थान था। ठीक है, दुर्ग भाग ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना होता था जिसे सुरक्षा और बाढ़ से बचाव होता था। ठीक है, चौथा आपका सड़क व्यवस्था यानी रोड सिस्टम। सड़कें कैसी होती थी? सड़कें जो होती थी बहुत ज़्यादा चौड़ी होती थी, जिस कारण जो है दोनों तरफ से यातायात हो सकता था। ठीक है, यानी एक तरफ से जाया भी जा सकता था और दूसरी तरफ से लोग आ भी सकते थे, या जो वाहन जो थे वो आ जा भी सकते थे। वाहन तो उस वक्त नहीं थे, बैलगाड़ी का ही लोग आमतौर पर प्रयोग करते थे। लेकिन सड़कें चौड़ी होने के कारण क्या था कि लोग दोनों तरफ से आ जा सकते थे। ठीक है, मुख्य सड़कें जो जनरली है वो 9 से 10 मीटर तक चौड़ी थी। ये जो सड़कें चौड़ी थी, लेकिन कितनी चौड़ी थी? वो जो चौड़ी थी वो लगभग 9 से 10 मीटर तक चौड़ी थी। गलियाँ छोटी लेकिन सुव्यवस्थित थी। गलियाँ जो थी इनकी छोटी थी, क्योंकि लोग गलियों में वाहनों को ले जाना पसंद नहीं करते थे। जनरली लोग जो है गलियों में आमतौर पर पैदल ही यात्रा करते थे, जिस कारण गलियाँ छोटी तो थी लेकिन घुमावदार गलियाँ नहीं थी, एक प्रकार से व्यवस्थित गलियाँ थी। ठीक है, जिसमें लोग आसानी से आ जा सकें। सड़कों के किनारे नालियाँ हुआ करती थी, बरसात के दिनों में भी उनका जो पूरा शहर था वो सुरक्षित रहा करता था। मान लो ड्रेनेज सिस्टम कुछ इस प्रकार से था। मान लो ये दो घर हैं, दो चार घर मैं बना लेता हूँ सिंधु सभ्यता के। तो ये घर थे, तो हर एक घर में क्या था कि छोटी छोटी नालियाँ निकलती थी। ठीक है, और वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ करती थी। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते ये अंत में शहर के बाहर जाकर किसी सोख्ते में जाकर जमा हो जाती थी। ठीक है, एक बड़ी से सोख्ते में शहर से बाहर जाकर जमा हो जाते थे और समय अनुसार इसे साफ वगैरह भी किया जाता था। ठीक है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो आपका ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। लेकिन आज हम अपने भारत को देखें तो बड़े शहरों में आज भी जो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम उसकी पोल खुल जाती है। जैसे ही बरसात आता है नलियों का सारा पानी सड़कों में आ जाता है, जिस कारण ऐसा देखा जाता है कि हमारी व्यवस्था आज भी सिंधु सभ्यता के आसपास भी नहीं भटक रही है। ठीक है, क्योंकि आप सोच सकते इतना बड़ा नगर था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था पूरा सिंधु सभ्यता। ठीक है, और इतना बड़ा नगर का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो इतना ज़्यादा एडवांस था कि वहाँ बाढ़ या बरसात के दिनों में पानी
नगरों में प्रवेश तक नहीं करता था। ठीक है, नालियों का पानी जो है सीधा नगर के बाहर जाकर ही बहता था। लेकिन आज कुछ अलग ही स्थिति है। उनसे हमें आज भी तो हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए कि किस प्रकार वो नगर नियोजन करते थे, किस प्रकार ड्रेनेज सिस्टम का यूज़ करके अपने आप को सुरक्षित रखते थे। सड़क आपस में समकोण 90 डिग्री पर मिलती थी। ठीक है, सड़क जो है एक दूसरे के समकोण हुआ करती थी, यानी एक सीध में काटा करती थी। ऐसा नहीं कि आज के जैसे कई सारे भारतीय क्षेत्रों में टेढ़ी मेढ़ी सड़क मिलेगी, इससे एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस होते, लेकिन जो सिंधु सभ्यता की सड़कें थी एकदम स्ट्रेट हुआ करती थी, एकदम सीधी हुआ करती थी, जो आपस में एक दूसरे को समकोण काटती थी। ठीक है, उन्नत जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। हर घर से निकली नालियाँ मुख्य नालियों से जुड़ा होती थी। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि हर एक घर से नालियाँ जो होती थी एक मुख्य नाली से जुड़ी जाती थी, और वो मुख्य नाली जो है सड़क के बाहर जाकर संपूर्ण जो वेस्ट आपका है उसको बाहर निकालती थी। ठीक है, दूसरा, नालियाँ जो है पक्की ईंटों से बनी और ढकी हुई भी होती थी। पक्की ईंटों से बनने का कारण क्या था कि नालियाँ जो है ज़्यादा समय तक टिक सकें और उसमें मिट्टी आकर ना भर जाए, और साथ में वो ढकी हुई होती थी ताकि जो आपका लोग सीधा उस पर गंदगी ना फैला सके, लोगों को ज़्यादा स्मेल भी ना आए नालियों से, जिस कारण जो है नालियाँ ढकी हुई होती थी। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी और ढकी हुई होती थी। नियमित साफ सफाई के लिए इंसेप्शन होल्स भी होते थे, यानी उस होल्स की सहायता से लोग वहाँ पर जान जाते थे कि नालियों की स्थिति अभी कैसी है, और नालियाँ जो है अगर कहीं ड्रेनेज सिस्टम खराब होता था तो उसका इंस्पेक्शन करके उसे साफ सफाई नियमित तौर पर की जाती थी। यह व्यवस्था आधुनिक शहरों से भी बेहतर मानी जाती है। ठीक है, और ये इतने ज़्यादा एडवांस थे कि आज भी हम उनका टक्कर नहीं कर पा रहे हैं, आज भी हम उससे कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, चारों जो जितने सारे हमारे ड्रेनेज सिस्टम हो एक्सपोज होता दिखता है आज के हमारे समय में। छठा आपका भवन निर्माण। तो भवन निर्माण जो है पक्की ईंटों से हुआ करती थी। ठीक है, और पक्की ईंटों की जो अनुपात हुआ करती थी वो इतना था, वो 1:2:4 का अनुपात था। हर एक ईंटों का आपका सेम साइज का ईंटें देखने को मिलती है हर एक स्थान पर। ठीक है, और ये ईंटें जो हुआ करती थी वो पकी हुई थी। ठीक है, लगभग सभी घरों में हमें आंगन, कमरे, स्नानागार यानी बाथरूम और कुआं देखने को मिलता था। ठीक है, मकान प्रायः 2 मंजिला भी होते थे। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क के बजाय गलियों में खुलते थे प्राइवेसी के लिए, और साथ में ये भी है कि अगर घरों के दरवाजे सीधा सड़क पर खुल जाए तो हो सकता है छोटे बच्चे सीधा निकल कर सड़कों में आकर खेलने लगे, तो इस वजह से भी जो घरों के दरवाजे हैं वो गलियों में खुलते थे। लेकिन एक ऐसा स्थान है सिंधु सभ्यता में ही, लोथल, जहाँ पर जो मुख्य जो आपका घर का दरवाजा है वो सीधा मुख्य सड़क पर खुलता है। कहाँ पर? लोथल, जो कि गुजरात में उपस्थित था। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक व्यापारिक क्षेत्र था, जिस कारण जो है यातायात में दिक्कत ना हो, जिस कारण ही जो मकानों के जो दरवाजे सीधा मुख्य सड़क पर ही खुलते थे। अब जल प्रबंधन कैसी थी, वाटर मैनेजमेंट कैसा था? हमने पहले ही देखा कि हर घर में एक कुआं होता था। ठीक है, जिससे लोगों को पानी की तो दिक्कत नहीं थी। सार्वजनिक कुएं भी बनाए गए थे और जल संरक्षण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया था। आठवां आपका हो जाता है सार्वजनिक भवन। सिंधु सभ्यता में कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचनाएं मिलती है, जैसे कि ग्रेट बाथ, जिसे स्नानागार भी कहते हैं। ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना है। ठीक है, ये एक विशाल स्नानागार था जिसका उपयोग धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों के लिए होता था, यानी ये क्या था, एक सार्वजनिक संरचना था, यानी सभी लोग इसका उपयोग कर सकते थे। दूसरा अन्नागार, यानी आज हम जिसे गोडाउन के नाम से जानते थे, वो आज से लगभग उतने साल पुराना भी लोगों के जहन में था, इसलिए उन्होंने गोडाउन बनाया था। गोडाउन जनरली अनाजों को सुरक्षा प्रदान करता है। यदि आप अनाजों को सीधा ऐसे ही खुले में फेंक दें तो वो जल्दी ही खराब हो जाता है, लेकिन यदि आप उसे गोडाउन में अच्छे से सुरक्षित रखते हैं तो वो ज़्यादा दिनों तक टिकता है और उसका आप ज़्यादा दिनों तक यूज़ कर सकते हो। इससे पता चलता है कि कृषि और भंडारण की व्यवस्था विकसित थी। गोदाम और बंदरगाह। लोथल में डॉक यार्ड यानी बंदरगाह मिला है, जो व्यापारिक गतिविधियों को दर्शाता है, और ज़्यादातर जो सिंधु सभ्यता के व्यापार है वो फारस से देखने को मिले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोथल में ही फारस के मुहर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, हालांकि इसका व्यापार जो है सिंधु सभ्यता का व्यापार जो है ईरान से भी हुआ करता था, अफगानिस्तान से भी हुआ करता था, और भारत के निचले क्षेत्र यानी कर्नाटक वाले रीजन में भी हुआ करता था। नौवां आपका समानता और मानकीकरण। ठीक है, जिसमें ईंटों का आकार पूरे क्षेत्र में समान हुआ करता था, नहीं 1, 2 और 4 के रेशियो में हुआ करता था, यानी चाहे वो बड़े कैटेगरी का लोग हो चाहे छोटे लोग हो, सभी लोगों का जो ईंटों का अनुपात है वो समान था, जिस कारण हम देख सकते हैं कि समाज में एक समानता का भाव था।
ठीक है। निर्माण शैली में एकरूपता दिखाई देती है, यानी ऐसा नहीं कि किसी बड़े तकबे का घर है तो उसको अच्छे से बनाया जाएगा, वेल डिजाइन करके बनाया जाएगा, और किसी छोटे किसान का घर है तो उसको जो है ऐसे ही जो है टेम्प्रोरी बना दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। वहाँ पर हर एक घर की संरचनाएं समान रूप से देखने को मिलती है, जो कि समानता का एक संकेत है। यह एक मजबूत प्रशासनिक नियंत्रण का संकेत देता है। 10वां है आपका स्वच्छता और स्वास्थ्य। हर घर में स्नानागार और नाली की व्यवस्था थी। ठीक है। कचरा प्रबंधन के लिए विशेष स्थान बनाए गए थे। ठीक है, जहाँ पर सभी लोग अपने घर के कचड़ों को फेंका करते थे। आज जैसे हम डस्टबिन का यूज़ करते हैं और नगर पालिका की गाड़ी जो है आकर सभी घर के डस्टबिन के कचड़ों को ले जाती है, उसी प्रकार जो है सिंधु सभ्यता में भी हमें देखने को मिलता है। एक विशेष स्थान जो था वो कचरा प्रबंधन के लिए था। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया, जो उस समय के लिए अद्भुत था। ठीक है। 11वां सुरक्षा व्यवस्था। दुर्ग भाग को ऊंचाई पर मजबूत दीवारों से घेरा गया था, ताकि बाढ़ और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के उपाय ढूंढे जा सके। 12वां है व्यापार और आर्थिक गतिविधि। नगरों का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि व्यापार आसानी से हो सके। गोदाम, सड़कें और बंदरगाह व्यापार को बढ़ावा देते थे। ठीक है, यानी अनाजों को गोदाम में रखा जाता था ताकि जो अनाज है वो ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रह सके और लोग उसका व्यापार कर सके। सड़कें सीधी थी, चौड़ी सड़कें थी, और बंदरगाह भी व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जिस कारण जो है ये सारी चीज़ें व्यापार को बढ़ावा देती थी। तो ये था पूरा सिंधु सभ्यता के नगर प्रणाली की विशेषता। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। सिंधु सभ्यता की नगर योजना अत्यंत उन्नत, वैज्ञानिक और व्यवस्थित थी। यह सभ्यता आधुनिक शहरी नियोजन की आधारशिला मानी जाती है। स्वच्छता, जल निकासी, सड़क व्यवस्था और भवन निर्माण में इसकी श्रेष्ठता आज भी प्रेरणादायक है। आज भी हम उनके बराबर नहीं आते, बल्कि हम उनसे पीछे ही आते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इन सभी चीज़ों को भूलकर उनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने नगर को इतने अच्छे तरीके से प्लान किया, और जो है उनकी जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल सही ढंग से चलती थी। तो ये था आज का हमारा हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये जो प्रश्न है वो अंडरस्टैंडिंग भारत के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हिस्ट्री के लिए। तो यदि आपको समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।